हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम प्रियंका है और आज हम क्लास 6 का जो हम चैप्टर 6 डिस्कस कर रहे थे उसका पार्ट 2 हम डिस्कस करेंगे। इसमें क्या होगा कि पार्ट 1 में मैंने आपको पूरा कंप्लीट बस अच्छे तरीके से समझाया था कि गांव का प्रशासन क्या होता है, उसमें काम किस तरीके से होता है, जो कि हमने एक स्टोरी के थ्रू इसको समझा था कि किस तरीके से जो उसकी ज़मीन थी रघु और मोहन दोनों में किस तरीके से झगड़ा हुआ, कैसे दोनों की ज़मीन के बारे में हमने बात करी थी कि पटवारी का काम क्या होता है, पुलिस थाने का काम क्या होता है, इसके क्वेश्चंस और ये सारी चीज़ें भी हमने अ, अपनी फर्स्ट पार्ट में सब कुछ अच्छे से डिस्कस किया था डिटेल में। तो आज का जो पार्ट है इसमें हम क्या करेंगे, ये सब तो हम कर चुके थे ज़मीन के बारे में। जो हमें जो बात करनी थी वो एक ज़मीन से रिलेटेड जो एक लॉ पास हुआ था, एक नया कानून, हिंदू अधिनियम धारा 2005। आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि ये क्या था और क्या पास किया गया या नॉर्मली क्या था। जब भी हम इससे पहले मैं एक बार एक चीज़ बताना चाहती हूँ, जैसे कि हम देखते हैं कि जो दादाजी की ज़मीन होती है, सपोज़ इतनी ये दादाजी की ज़मीन है ग्रैंडफ़ादर की, वो आगे ट्रांसफ़र होती है फ़ादर के पास, ठीक है? फ़ादर से वो ट्रांसफ़र होती है उसके बेटे के पास। तो ये इस तरीके से ट्रांसफ़र होती रहती है ज़मीन। लेकिन इन सब में कहीं भी एक बेटी का रोल नहीं होता है। जैसे अगर सपोज़ किसी के 4 बेटे हैं, तो वो उस ज़मीन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है? कि भई ये एक फ़ादर है यहाँ पे और ये जो उनकी ज़मीन है, जब उनके 4 बेटे हैं, तो ये उनके बाद इन चारों में बराबर रूप में डिवाइड हो जाएगी। लेकिन अगर उसकी बेटी भी है, तो उसका कोई इसमें हिस्सा नहीं होता था। पहले ऐसा था। लेकिन जब ये कानून बनाया गया, तो इस कानून का मतलब क्या रहा कि अगर किसी के 4 बेटे हैं और 1 बेटी है, तो ये वो जो ज़मीन होगी, ये फिर 5 भाग में डिवाइड होगी। इस तरीके से, सॉरी ज़्यादा हो गए शायद। तो इस तरीके से वो 5 पार्ट में डिवाइड होगी, इस तरीके से। तो यही ये लॉ बना था। तो अब हम पढ़ते हैं, चलिए। जब हम उन किसानों के बारे में सोचते हैं जिनके पास ज़मीन है, तो आमतौर पर हमारे ध्यान में सिर्फ पुरुष होते हैं। सीधी-सी वही बात मैंने आपको बोला कि अगर फादर है तो उसकी ज़मीन सीधा-सीधा उनके बेटे को ट्रांसफ़र हो जाती है। महिलाओं की हैसियत खेतों में काम में एक मददगार भर की मानी जाती है। जो खेत में काम करती हैं महिलाएँ, सिर्फ़ उनकी एक उतनी ही हैसियत है कि उस ज़मीन में वो काम कर सकती हैं, लेकिन उनकी वो ज़मीन होती नहीं है। उनके बारे में ज़मीन के मालिक के रूप में कभी नहीं सोचा जाता। अभी तक कई राज्यों में हिंदू औरतों को परिवार की ज़मीन में हिस्सा नहीं मिलता था। पिता की मृत्यु के बाद ज़मीन बेटों में बाँट दी जाती थी। हाल ही में ये कानून बदला गया है। नए कानून के मुताबिक हिंदू परिवारों में बेटों, बेटियों और उनकी माँ को ज़मीन में बराबर हिस्सा मिलता है। अभी ये जो कानून बना है, इसमें क्या है? इसमें माँ का भी यहाँ पर बताया गया है कि माँ को भी ज़मीन में हिस्सा मिलेगा। सपोज़ ये फादर की ज़मीन है और उनके 2 बेटे हैं और 2 बेटी हैं। तो ये ज़मीन के 4 पार्ट तो वैसे हो गए कि भई 2 बेटों को मिल गए और 2 बेटियों को मिल गए। इसका एक हिस्सा उनकी माँ को भी मिलेगा। ठीक है? इस तरीके से। यह कानून सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू होगा। इस कानून से बड़ी संख्या में औरतों को फ़ायदा होगा। इससे औरतों को क्या फ़ायदा होगा? सबसे बड़ी बात है कि वो इंडिपेंडेंट हो जाएँगी। उनके पास कुछ हो ना हो, लेकिन अपनी ज़मीन का हिस्सा तो है, जिसका वो इस्तेमाल करके, चाहे वो उसमें कोई फसल करें, चाहे उसे रेंट पे देकर भी जो कमाई करी जाती है फसल की हिसाब से, वो भी वो कर सकती हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है। उदाहरण के लिए सुधा एक खेतिया परिवार की सबसे बड़ी बेटी है। वह शादीशुदा है और पास के गांव में रहती है। अपने पिता की मृत्यु के बाद सुधा अक्सर खेती में के काम में माँ का हाथ बटाने आती है। उसकी माँ ने पटवारी से कहा कि जमीन पर अब बेटों के साथ साथ उसका और दोनों बेटियों का भी नाम रिकॉर्ड में आ जाए। सुधा की माँ बड़े आत्मविश्वास के साथ छोटे बेटे और बेटी की मदद से खेती का काम संभालती है।
सुधा भी इसी निश्चिंतता में जा रही है कि जरूरत पड़ने पर वह अपने हिस्से की जमीन से काम चला सकती है। ये जो लॉ बना था वो यही इसीलिए लॉ बना था। पहले इस तरीके का कोई लॉ नहीं था। पहले सिंपल यही था कि जो एक जमीन है वो पहले फादर की है, फिर उनके बेटे की, फिर उनके बेटे की, यही था। लेकिन अब जो ये लॉ बना है इसमें यही है कि बेटों के साथ साथ बेटी का और उनकी माँ का भी उसमें जमीन में हिस्सा होगा। चलिए ये पढ़ते हैं। अन्य सार्वजनिक सेवाएं, ये एक सर्वेक्षण है। इस पाठ में हमने सरकार की कुछ प्रशासनिक कार्यों के बारे में पढ़ा, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के संदर्भ में। पहला उदाहरण कानून व्यवस्था बनाए रखने के बारे में था। दूसरा जमीन के अभिलेखों की व्यवस्था के बारे में था। पहले मामले में हमने पुलिस की भूमिका का परीक्षण किया और दूसरे में पटवारी की भूमिका का किया। इनके कामों का विभाग के अन्य लोगों द्वारा निरीक्षण किया जाता है, जैसे पुलिस अधीक्षक, तहसीलदार। हमने यह भी देखा कि लोग कैसे इन सुविधाओं का इस्तेमाल करते हैं और उन्हें किस तरह की समस्याएं आती हैं। इन सेवाओं का उपयोग कानूनों के अनुसार होना चाहिए। आपने संभवतः सरकार के अन्य विभागों द्वारा दी जा रही सार्वजनिक सेवाओं को देखा होगा। ये एक तरीके से पूरा समरी बताया गया कि इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा। पहले पुलिस के काम के बारे में, फिर पटवारी का क्या रोल होता है, ये सब हमने पढ़ा है। अपने गांव या क्षेत्र के लिए दी जा रही सार्वजनिक सेवाओं की एक सूची बनाई है। यहाँ पर ये एक प्रैक्टिकल वर्क है कि आपके जिस गांव में, आपके जिस क्षेत्र में आप रह रहे हैं, वहां पर क्या-क्या सार्वजनिक सेवाएं दी जाती हैं। उनकी एक लिस्ट बनानी है, जैसे कि दूध उत्पादक समिति, राशन की दुकान, बैंक, पुलिस थाना, बीज और खाद के लिए कृषक समिति, डाक बंगला, आंगनवाड़ी, बालवाड़ी, सरकारी स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल इत्यादि। 3 सार्वजनिक सेवाओं पर जानकारी इकट्ठी कीजिए और अपनी अध्यापिका के साथ चर्चा कीजिए कि इनकी कार्यप्रणाली में कैसे सुधार किया जा सकता है। आपके लिए एक उदाहरण आगे दिया गया है। एक यहाँ पर आपको एक प्रैक्टिकल वर्क दिया गया है। ये है, मैं इसको रोटेट कर देती हूँ। हाँ, ये यहाँ पर ये एक प्रैक्टिकल वर्क है जो आपको करना है। इसमें आप अपनी अध्यापिका के साथ डिस्कस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये सार्वजनिक सभा दी हुई है। आपने उनके काम के बारे में क्या देखा वो आपको लिखना है। जैसे कि राशन की दुकान, इन्होंने पहला एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि सपोज आपने राशन की दुकान गए तो आपने उसके बारे में क्या देखा कि ये दुकान खुली हुई थी, 3 लोग आए, उनके पास पीले रंग के कार्ड थे, सबने चावल और चीनी खरीदी और मिट्टी का तेल मिला नहीं था। ये हो गया। नियंत्रण में आने वाला क्षेत्र क्या था? ये 2 गाँव के लिए था। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए उनको क्या करने की ज़रूरत थी? उनको राशन कार्ड की ज़रूरत थी। यह तहसील के दफ्तर में बनाया जाता है। जो कि गरीबी रेखा से नीचे होते हैं, उनके लिए अलग कलर का राशन कार्ड होता है। जो नॉर्मल लोग होते हैं, उनके लिए अलग कलर का राशन कार्ड होता है। तो कलर से डिफाइन होता है कि कौन लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, उनके लिए जैसे कि पीले रंग का, गुलाबी रंग का, तो इस तरीके से राशन कार्ड उनके लिए बनाए जाते हैं। और जो ये सब प्रदान करते हैं उनकी समस्याएं अगर देखी जाए तो मिट्टी के तेल की आपूर्ति पूरी नहीं है। जैसे कि मिट्टी का तेल खत्म हो गया था तो मिट्टी का तेल मिला नहीं उन्हें। लोगों की क्या समस्याएं हैं? चावल बड़ा खराब आता है, मिट्टी का तेल कभी मिलता ही नहीं है। ये लोगों की समस्या थी। और क्या सुधार किए जा सकते हैं? अच्छा चावल मंगाया जाए, मिट्टी का तेल मिले, राशन की दुकान और रोज खुले। तो ये तो हो गया कि राशन की दुकान की जो डिटेल थी वो आपने यहाँ पर कलेक्ट कर ली है। ऐसे ऐसे ही आपको प्रैक्टिकली स्वास्थ्य केंद्र में जाकर वहाँ की ये चीज़ें कलेक्ट करनी है। और दूसरा जो नेक्स्ट इन्होंने दिया हुआ है वो है दुग्ध उत्पादक समिति। ऐसे ही इन दोनों का रिकॉर्ड आपको रखना है। चलिए अब आगे चलते हैं। ये इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं। हाँ, हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो गया है। वो हमने अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, पुलिस का क्या काम होता है? हमने पूरे चैप्टर में पढ़ा है कि पुलिस का क्या रोल होता है। जैसे एक क्षेत्र का अलग होता है, हर एक क्षेत्र का एक पुलिस थाना अलग होता है, जिसमें उस क्षेत्र में हुई चोरी, दुर्घटना, मारपीट, झगड़े आदि की कंप्लेन लिखवा सकते हैं। तो ये क्या काम होता है? पुलिस इन सब का ध्यान रखती है कि उस एरिया में, जिस एरिया में वो पुलिस स्टेशन है, वहाँ पर किसी भी तरीके की कोई चोरी या फिर कोई दुर्घटना या मारपीट, किसी तरीके का झगड़ा नहीं होना चाहिए। ये काम क्या होता है? पुलिस का होता है। लॉ एंड ऑर्डर बनाने का काम पुलिस का होता है। लॉ एंड ऑर्डर को भी
मेंटेन करके रखना, एक पीस मेंटेन करके रखना, ये भी काम पुलिस का होता है। अब यहाँ पर आता है पटवारी के कोई 2 काम बताइए। पटवारी के 2 काम क्या होते हैं? पहला काम होता है पटवारी का ज़मीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना, और दूसरा काम क्या होता है? पटवारी किसानों से जो भूमि कर इकट्ठा करता है, वो भी उसका ब्यौरा भी वो रखता है भूमि कर का। और एक और काम अगर देखा जाए तो उसमें ये है कि अपने क्षेत्र में, जो एक पटवारी का क्षेत्र मिला हुआ है, उस क्षेत्र में कौन-सी फसल उग रही है, उसका रिकॉर्ड भी वो सरकार को देता है। तो ये काम भी पटवारी का होता है। अब इसमें तीसरा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि तहसीलदार का क्या काम होता है? सबसे पहले तहसीलदार होता कौन है? जिला अधिकारी होता है, उसके अंडर में जो काम करता है वो होता है तहसीलदार। अब तहसीलदार का काम क्या होता है? पटवारी के काम का वो निरीक्षण करता है कि जो पटवारी काम कर रहा है वो ठीक से कर रहा है या नहीं, वो रिकॉर्ड ठीक से मेंटेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये किसका काम होता है? ये तहसीलदार का काम होता है। एक बिटिया की चाह कविता में किस मुद्दे को उठाने की कोशिश रही है? क्या आपको यह मुद्दा महत्वपूर्ण लगता है? यहाँ पर एक स्टोरी भी दी हुई है, बिटिया की चाह। हम पढ़ लेते हैं इसको एक बार। एक बिटिया की चाह, विरासत में मिला यह घर पापा को अपने पिता से, यही घर मिलेगा मेरे भैया को मेरे पिता से। पर मैं और मेरी माँ हमारा क्या, बता दिया गया है मुझे, पिता के घर में हिस्से की बात औरतें नहीं किया करती, लेकिन मुझे चाहिए एक अपना घर, घर अपना बिल्कुल मेरा अपना, नहीं चाहिए दहेज में रेशम और सोना। इसमें यही बताया गया है कि जो एक हिस्सा मिलता है बेटों को, उसमें बेटी का और माँ का भी उतना ही हक होना चाहिए जितना एक बेटे का होता है। तो वो यही कह रही है कि मुझे दहेज में कोई रेशम सोना ये सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे एक अपना घर चाहिए, एक जमीन चाहिए जिसको वो अपनी कह सके कि हाँ भाई ये सिर्फ मेरी है। तो इसमें यही मुद्दा उठाया गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। पिछले पार्ट में पंचायत के बारे में आपने पढ़ा था और पटवारी का काम एक दूसरे से कैसे जुड़ा हुआ है। पंचायत के बारे में हमने पढ़ा था कि जितने भी गांव होते हैं वो अलग अलग वार्ड्स में डिवाइड होते हैं। ठीक है, अलग अलग वार्ड का एक मेंबर होता है जिसको हम पंच कहते हैं। क्या कहते हैं? पंच कहते हैं। ठीक है, अब वो पंच मिलकर ही अपने सरपंच को भी चुनते हैं। अब इसमें दोनों के काम एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं? इस तरीके से जुड़े हुए हैं कि अगर कोई भी जमीन से संबंधित मुद्दा आता है या कोई भी गांव की समस्या होती है तो वो सबसे पहले कहाँ जाते हैं? पंच के पास जाएंगे, पंच से फिर वो सरपंच के पास जाएंगे। ठीक है, और ये सब मिलकर ही फिर ये पटवारी से कांटेक्ट करेंगे, उसके बाद उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। तो ये क्या है? ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं काम। अब नेक्स्ट है किसी पुलिस थाने में जाइए, ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन इन्होंने दिया हुआ है, और पता कीजिए कि यातायात नियंत्रण, अपराध रोकने, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस क्या करती है, खासकर त्योहार या सार्वजनिक समारोह के दौरान। आपने देखा होगा कि जिस एरिया में लगता है कि यहाँ पर भैया भीड़ भाड़ ज्यादा रहने वाली है त्योहारों के समय पर या कोई सार्वजनिक समारोह के समय पर, तो वहां पर पुलिस की ड्यूटी ज्यादा होती है। ये आपने देखा होगा, आप जाकर पता भी कर सकते हैं कि वो किस तरीके से अपने रोल को निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जिले में सभी पुलिस थानों का मुखिया कौन होता है? पता करें। जो एक पुलिस थाने में जो मुखिया होता है वो सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस होता है, एसपी होता है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस। नेक्स्ट है, चर्चा कीजिए कि नए कानून के तहत महिलाओं को किस तरीके से फायदा होगा। अब महिलाओं को कैसे फायदा होगा? जो पहला नया कानून बनाया हुआ है कि बेटियों को और माँ को भी जमीन में बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए। इससे क्या होता है कि कल को कभी को बेटे माँ के साथ अगर गलत व्यवहार करे या क्या करे तो कम से कम उसके पास अपनी प्रॉपर्टी तो है जिसका वो आगे इस्तेमाल कर सकती है। सेम ऐसे ही बेटी का है, वो इंडिपेंडेंट है, उसके पास अपना कुछ तो है जिसको वो आगे यूज करके खुद अपना कोई भी काम या शुरू कर सकती है।
नेक्स्ट है, आपके पड़ोस में क्या कोई ऐसी औरत है जिनके नाम ज़मीन जायदाद हो? यदि हाँ, तो उसे संपत्ति कैसे प्राप्त हुई इसका पता करिए। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जिसके बारे में आप अपने आस-पड़ोस में पता कर सकते हैं। चलिए, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। होप सो आपको ये चैप्टर अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आप पहले इसका पार्ट 1 देख सकते हैं, उसके बाद आप ये पार्ट 2 देख के इसके क्वेश्चन आंसर्स वगैरह सब कर सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपको वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब भी करिएगा। आगे मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर्स में। नेक्स्ट हम चैप्टर 7 डिस्कस करेंगे और इसमें 2-3 चैप्टर्स ही और बचे हैं बुक में। इसको फिनिश करने के बाद फिर मैं क्लास 7 स्टार्ट करूँगी। तो इससे क्या होगा कि अगर आप पॉलिटी ले रहे हैं टॉपिक, तो पहले क्या होगा कि आप क्लास 6 कंप्लीट कर लेंगे, फिर क्लास 7 कंप्लीट कर लेंगे, फिर क्लास 8 कंप्लीट करेंगे। तो आपका क्या होगा, पूरा एक ये पॉलिटी वाला जो सीक्वेंस है वो पूरा फिनिश हो जाएगा। उसके बाद फिर हम इसी तरीके से हिस्ट्री और ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। चलिए, होप सो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।